नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बजट से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश कर दिया गया है। इसमें अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी -7.7% रहेगी, जबकि अगले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 11% होने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पहले ही अगले वित्तीय वर्ष में 11.5% की वृद्धि दर की संभावना व्यक्त कर चुका है। ये सभी विकासशील देशों में सबसे बेहतरीन होगी। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि अगर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था से तुलना की जाए तो कोविड महामारी की सबसे बड़ी मार भारत पर ही पड़ी। भारत की जीडीपी -8% रह गई। इसलिए अगर IMF की भविष्यवाणी सही होती है तो भी 2019 की तुलना में 2021 में वास्तविक बढ़त केवल 2.6% ही रहेगी। महंगाई दर को अगर देखा जाए तो मौजूदा सरकार को इसे नियंत्रण में रखने में कामयाबी मिली है। कई और भी ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को देखा जाता है और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। पर क्या वाकई ऐसा है? सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं JNU में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हिमांशु, और हमारे साथ थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार मिताली मुखर्जी वो भी जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मिताली जी NDTV इंडिया पर। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो आज आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इसमें कहा गया है कि -7.7% मौजूदा वित्तीय वर्ष में और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 11% की भविष्यवाणी की गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक वास्तविक ऐसा अनुमान है जिसको कि हम पूरा कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था के सारे पैरामीटर्स दुरुस्त हैं जो 11% की दर को हासिल कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जो पिछले बीते इस साल में भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 7.7% के करीब जो है वो वृद्धि दर में GDP में कमी आएगी, वो भी आप मान के चलिए इसलिए थोड़ा सा एक अंडर एस्टिमेट है, क्योंकि हमारा जो GDP एस्टिमेशन होता है वो कॉरपोरेट सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर के डेटा आंकड़े पे निर्भर होता है। जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, असंगठित क्षेत्र होता है, उसके आंकड़े अभी तक हमारे पास आए नहीं हैं। तो अगर आप मान के चलिए कि संगठित क्षेत्र में इस कोविड को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, तो कहीं ना कहीं GDP दर जो है वो हमें लगता है कि 7.7 से भी ज़्यादा गिरेगा। और ऐसी स्थिति में इवन अगले साल में भी जो आप देख रहे हैं वृद्धि जो हो रही है, तो वृद्धि के दो कारण है। पहला तो यह है कि बेस आपका लो है, मतलब आपकी कमी हुई है इस साल, तो जाहिर तौर पर अगले साल जो है वो बढ़ेगा ही कि आपका बेस लो है। और उसके बावजूद भी फिर भी ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि जो असंगठित क्षेत्र है, जहाँ पे कि जॉब लॉसेज हुई हैं, जहाँ पे कि इनकम में कमी आई है, जहाँ बिजनेस ठप पड़ गए हैं, वो किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी वो हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे कि हम ये कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है। अभी वैक्सीनेशन में हमारी प्रगति उतनी अच्छी है नहीं, और अभी भी किसी तरह की महामारी से हम पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन जाहिर तौर पे ये सारे आंकड़े कॉर्पोरेट सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर के आंकड़े पे निर्भर हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद करने की अभी मुझे लगता है कि प्रोफेसर हिमांशु, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिताली मुखर्जी भी जुड़ गई हैं। मिताली जी, यही प्रश्न आपसे भी, क्योंकि जैसा हिमांशु जी कह रहे हैं कि अगर आप बेस लो करके चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये एक महत्वाकांक्षी जरूर लगता है, लेकिन ये ऐसा टारगेट है जो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2019 से तुलना करें, जिसका कि एक ग्राफ भी हमारे पास है, तो वो सिर्फ 2.6% की बढ़ोतरी ही मानी जाएगी। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि अभी बहुत लंबा सफर अर्थव्यवस्था को तय करना है? जी, मैं प्रोफेसर हिमांशु की राय से सहमत हूँ। बहुत लंबा रास्ता है, और एक बात ये भी है कि ये जो टारगेट सेट किया गया है आर्थिक सर्वे में, ये बहुत एम्बिशियस लग रहा है। 15.6% इज ह्यूज ग्रोथ, और जो ग्रोथ रिकवरी हमने अभी तक देखी है, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा कि ग्रोथ को आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक वो ग्रोथ है जो आप सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स में देख रहे हैं, रिकवरी हो रही है, और एक वो ग्रोथ है जो हम आम आदमी में नॉर्मल इकोनॉमी में देख रहे हैं, जो कि अभी भी बहुत बहुत स्लो है। वहाँ बहुत कठिनाई है, जॉब लॉसेस भी हैं, और कई कंपनियां, छोटी कंपनियां बंद भी हुई हैं। आपको ये कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहिए कि ये जो स्लो डाउन है, ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है। भारत में पिछले 8 क्वार्टर से स्लो डाउन देख रहे हैं। तो ये मुश्किलात जो हैं, ये कोई 2020 की बात नहीं है, ये कई क्वार्टर से चलते जा रहे हैं। और मुझे ये भी काफी ऑप्टिमिस्टिक लगा कि ना सिर्फ ये लो बेस के ऊपर एक बड़ी रिकवरी प्रोजेक्ट करी है इकोनॉमिक सर्वे ने,
पर उन्होंने ये भी कहा है कि वी विल गो बैक टू ट्रेंड ग्रोथ, मतलब जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ लेवल थी ऑफ 6.5 to 7% विद इन द नेक्स्ट 2 years। जबकि ये इकोनॉमी कई क्वार्टर से 2022 लगातार में ही वो बात कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लंबा भी टारगेट मिताली उन्होंने नहीं रखा। वो तो कह रहे हैं कि इसके बाद अगले का अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा उसी में हम वो नॉर्मल ट्रेंड ग्रोथ पर पहुंच जाएंगे। विच इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। ये कैसे होगा, कौन से पिलर्स पे होगा, इन सब आंसर्स पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी प्रोफेसर हिमांशु, एक दूसरा जो आंकड़ा हमारे पास आया है उसमें महंगाई दर को लेकर के उसमें एक तुलना अगर हमने की है कि NDA 1, UPA 1, UPA 2, फिर उसके बाद NDA 2 यानी जो मोदी सरकार आई है, इसमें अगर एक देखें तो महंगाई दर को लेकर के ये सरकार जो आज की सरकार एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि 5% के आसपास ही महंगाई दर झूल रही है। और ऐसे में लगता है कि जो एक राहत की बात होती है कि भाई ठीक है सरकार के लिए कि राहत की बात है कि वो और दूसरी चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। आपको लगता है कि ये एक सरकार को एक एल्बो रूम, एक रूम देता है कि जिससे कि वो दूसरी चीज़ें कर सके? ये एल्बो रूम तो सरकार को पिछले 5 सालों से था। पिछले साल भर में अगर आप देखें तो मुद्रास्फीति की दर जो है 6% से ऊपर रही है, जो RBI का जो अपर लिमिट है उससे भी ऊपर रहा है। तो जब ये पिछले 4-5 सालों के अगर हम देख लें, उसके बावजूद हमारे यहाँ स्लो डाउन हुआ। जब इकोनॉमी इन्फ्लेशन उतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास नहीं था, तब भी जाके जो है वो हमारे यहाँ जो मिताली बात कह रही थी कि पिछले 3 वर्षों से करीब अंदाजन आपको हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रहा है। तो एल्बो रूम होने से फायदे से इम्पोर्टेंट है कि सरकार इस एल्बो रूम को, जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको वो किस तरीके से इस्तेमाल करती है। अगर आप सेकंड क्वार्टर का ही रिजल्ट्स जो आया था उसमें आप देख लीजिए, या फिर बाकी जो आंकड़े आपके आ रहे हैं, सरकार अगर इस एल्बो रूम का इस्तेमाल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए, मांग बढ़ाने के लिए नहीं करती है, खर्च करके नहीं करती है, तो फिर इस एल्बो रूम का कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के पास ऐसे कई सारे मौके आए थे, लेकिन अभी भी सरकार जो है उन सारे मौकों को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। इस इकोनॉमी में स्लो डाउन की बात इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये पैंडेमिक के पहले की बात है। तो जब तक आप डिमांड जनरेट नहीं करेंगे, डिमांड जनरेट करने के लिए वो एल्बो रूम आपके पास पहले से भी था। वो एल्बो रूम का आप क्या करते हैं? क्या आप सिर्फ फिस्कल मेजर्स लेते हैं? आपके लिक्विडिटी मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स जो है वो तो इफेक्टिव हो नहीं पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस एल्बो रूम का आप क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, एल्बो रूम तो इनके पास पिछले 6 साल से रहा है। ठीक है मिताली जी, एक दूसरा जो एक दिलचस्प आंकड़ा आया कि जिस तरह से वेलफेयरिज्म चला है पिछले 5-6 साल में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या भी दूसरी चीज़ें हो, उसका भी एक आंकड़ा हमारे सामने आया कि सरकार ने किस तरह से पिछले 6 साल में कई योजनाओं को शुरू किया है। कई तबके ऐसे हैं समाज के जिनके हाथ में सीधा पैसा पहुंचाया है, लेकिन फिर भी एक कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो चिंता पैदा करते हैं। बच्चे हैं उनमें डायरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुपोषण के आंकड़े को अगर नज़र देखें तो उस पर भी कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। तो आपको लगता है कि ये वो क्षेत्र हैं जिन पर बजट में ज़्यादा ध्यान देने की अभी भी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, और आपके इन आंकड़ों के साथ मैं एक और आंकड़ा जोड़ना चाहूंगी जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। आपने शायद देखा होगा जो CMI का डेटा है अभी रिसेंटली जो दिसंबर फिगर है, ये आंकड़ा 9% से ज्यादा है। दिस इज द हाईएस्ट दैट वी हैव सीन इवन सिंस द जून लॉकडाउन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनियों प्रॉफिट तो जनरेट कर रही हैं, पर कैसे जनरेट कर रही हैं? बाय कटिंग जॉब्स। और ये जो आपने बात करी बच्चों के बारे में, मैल न्यूट्रिशन के बारे में, ये एक बहुत यूनिक कॉन्टेक्स्ट हो रहा है अर्बन पुअर का, क्योंकि जो रूरल कॉन्टेक्स्ट है वहां पर जो लेबरर्स वापस गए उनको कुछ किस्म का काम मिला थ्रू नरेगा। सबको नहीं मिला पर थोड़ा बहुत काम मिला, थोड़ी बहुत इनकम आ रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी जा रही है, पर कितने प्रतिशत लोगों को जा रही है ये जानना जरूरी है। किसान स्कीम कितने प्रतिशत किसानों के पॉकेट में या अकाउंट में जा रहा है ये जानना जरूरी है। इसीलिए जो अर्बन पुअर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए सरकार को बजट में फोकस करना चाहिए। थ्रू द लास्ट ईयर सरकार ने इतना डायरेक्ट स्पेंड नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि जल्दबाजी में कोई खर्च नहीं करनी चाहिए, सोच समझकर हम खर्च करेंगे। अब वो समय निकल चुका है, इसीलिए ये बजट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जरूरी है सरकार को लोगों के हाथ में पैसा डालना। और ये ऐसे लोग नहीं है जो ये पैसे लेकर के सेविंग्स में डालेंगे, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास मिताली जी माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हिमांशु आपका भी धन्यवाद। तो जैसा मिताली कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस बजट में देखना कि इन तमाम क्षेत्रों के लिए किस तरह से आवंटन किया जाता है। बजट इंडिया के में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि आम लोगों की क्या अपेक्षा है इस बजट से।
तो बजट सोमवार को आ रहा है। आम लोगों की इस बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। सरकार हमको रिलीफ दे कि हमारी जो है किस्तें वगैरह चुक नहीं रही है। बैंक वाले ये हमें परेशान कर रहे हैं इस मामले में, और अभी भी आने वाले समय में भी 8-10 महीने तक हमारा जो कारोबार है वो हमें उम्मीद नहीं लग रही है कि वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसलिए हम जो ज़्यादा परेशानी है वो हमको कम से कम 1.5 से 2 साल की परेशानी हो गई है। 1.5 से 2 साल तक अगर जिस आदमी का बिजनेस नहीं चलेगा तो वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा और कैसे अपना जो है गाड़ियों की किस्तें वगैरह दे पाएगा। लेकिन तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको कम से कम ब्याज वगैरह किस्त वगैरह में रिलीफ दी जाए और हमारे को जो है इंश्योरेंस वगैरह में रिलीफ दी जाए। हम पुलिस की तरह हम भी पब्लिक सेवक हैं। पब्लिक सेवक के हिसाब से है कि हमको रोजी रोटी के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए, तो खड़ी खड़ी गाड़ियों का इंश्योरेंस हम तो ये चाहते हैं कि सरकार से हमको इंश्योरेंस की मदद मिले, कुछ टैक्स के अंदर छूट मिले, और कुछ ये जो गाड़ी है मॉडल कंडीशन का लग रहा है तो हमको मॉडल कंडीशन तो लगाओ, क्यों हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उसके अंदर हमको थोड़ी बहुत छूट चाहिए। बजट में बोलो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल के भाव तो ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। जनता उसमें एकदम ये हो गई है, तो अभी क्या करेंगे? पैसा तो भरना ही है, जितना वो बढ़ाएंगे तो कम तो नहीं करेंगे, और कम करते तो फिर बढ़ाते हैं। तकलीफ तो जनता को ही होती है ना। मिडिल क्लास तबके के लिए इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि स्कूल में जो फीस है वो इतनी हाई है कि मिडिल क्लास इस लॉकडाउन के बाद से उभर के सामने नहीं आ पा रहा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। उसके लिए इनको इस बजट में कुछ प्रावधान लाना चाहिए। मैं इस आने वाले बजट के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम छोटे व्यापारियों के लिए एक छोटी सी रियायत कर दी जाए कि जो हम 12% के स्लैब में थे फिर से पुनः वही 12% कर दिया जाए, क्योंकि 18% में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्लाइंट 18% देना नहीं चाह रहा है, हम लोग अपनी जेब से कहाँ तक भरेंगे? और इस कोरोना काल में ऐसे हाल हो गए हैं कि अब जो है काम धाम बचा नहीं है। वित्त मंत्री जी से इस साल ये उम्मीद है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे एक्सपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा मिले, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। लास्ट ईयर पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा दुखदाई रहा है कई लोगों के लिए, सैलरीज कट ऑफ हुई है, कईयों बेघर हो गए हैं लोग बाग। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक्सपोर्ट्स में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, सैलरीज ठीक ठाक नहीं होंगी, तब तक आगे देश के सुधार में भी समस्याएं जारी रहेंगी।